हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत जायसवाल और आप देख रहे हैं स्टडी मोटिवेशन चैनल, जहां हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे समाजशास्त्र पे वीडियो लाए, और मैंने शायद 2 महीने पहले समाजशास्त्र की क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 का हाफ वीडियो ही अपलोड किया था। उसके बाद टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने उसे अपलोड नहीं किया, लेकिन मैं आज इसे पूरा करूँगा। आधा फर्स्ट पार्ट जो था वो नियर अबाउट 1 आवर का वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने 11 पेज तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे से शुरू करेंगे, तो जिसने नहीं देखा है उसे अभी देख ले। और सेकंड पार्ट ये रहेगा। अगर आप सेकंड पार्ट डायरेक्ट देखते हैं तो आपको ज़रा समझने में दिक्कत होगा, इसलिए आप पहला पार्ट ज़रूर देखें। ठीक है, तो दोस्तों, अभी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए वीडियो बनाने का। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनके पास बुक्स नहीं हैं, ताकि वो भी पढ़ पाएँ इस लॉकडाउन के दौर में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो, जिसमें हम लोग समाजशास्त्र क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट करेंगे। आधा कंप्लीट हो चुका है, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर उस टाइम पेज नंबर 11 तक क्लियर कर दिया था, इसलिए मैं डायरेक्ट वहीं पे आता हूँ। ठीक है, हम लोग को ये 6 बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना था। तो चलिए पढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या कह रहा है एक्चुअली। बौद्धिक विचार और उनकी जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। तो समाजशास्त्र की रचना में भूमिका जो रहता है वो बौद्धिक विचार का भी रहता है, क्योंकि दोस्तों समाजशास्त्र जो है, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो एक्चुअली वो बौद्धिक विचार का ही देन है, जिसके माध्यम से ये समाजशास्त्र निर्माण हुआ है। क्योंकि समाजशास्त्र अगर देखा जाए तो वो क्या है, हम लोग बचपन से ही समाज को देखते आ रहे हैं, समाज में रहते आ रहे हैं और इसे समझते आ रहे हैं, तो इसके लिए कोई खास क्यों कोई कदम उठाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इसमें बौद्धिक विचार की भावना बहुत ही ज़्यादा कारगर हो जाती है, इसलिए ये हेडिंग दिया गया है। तो ये देखते हैं इसमें क्या करा है। प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशी प्रशासकों, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मनोविज्ञानियों ने समाज के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकारों में वर्गीकरण किया जाए, ताकि समाज विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। समाज विकास कैसे हुआ, इसको अगर जब तक विभिन्न वर्गों में नहीं बांट सकते हैं, तब तक आप इसे पता नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली सामाजिक विस्तार कैसे हुआ। प्राचीन काल से अगर हम लोग तुलना करें तो उस टाइम सामाजिक व्यवहार बहुत ही कम थे। आज हम लोग वैश्वीकरण की नीति अपनाते हैं, इसका रीजन क्या है कि हम लोग समाज समाज पहले वैश्वीकरण बाद में आया, लेकिन हम लोग शुरुआत में स्तरीकरण देखा जाए, शुरुआत में राज्यीकरण, स्तरीकरण, ठीक है, तो ये सब हुआ। तो वैश्वीकरण, ये सब जो भी हैं, ये सब समाजशास्त्र के ही देन है। ओके, तो इनको कैसे पहचाना जाए, इसलिए इनको एक वर्ग में, कैटेगरी में बांट दिया जाना चाहिए, आज के वैज्ञानिकों का ये मानना है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि ये लक्षण 19वीं शताब्दी में आरंभिक समाजशास्त्रियों जैसे अगस्त कोंत, कार्ल मार्क्स एवं हार्बर्ट स्पेंसर के कार्यों में पुनः दृष्टिगोचर होते हैं। अतः इस बात के प्रयास प्रयास किए गए कि उन बातों के आधार पर विभिन्न तरह के समाजों का वर्गीकरण किया जाए। उदाहरण के लिए, तो अब देखिए, इस जो वर्गीकरण, जो समाजशास्त्र का वर्गीकरण किया जा रहा है, इसके लिए 2-3 समाजशास्त्रियों जैसे कोंत, कार्ल मार्क्स, हार्बर्ट स्पेंसर आदि लोगों ने ये बात बोला कि हाँ, ये बात सही है कि समाजशास्त्र को हमें काफ़ी जटिलता, अरे काफ़ी अच्छे से समझने के लिए इसे वर्गीकृत कर दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने उदाहरण देकर समझाया है कि आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार जैसे शिकारी टोलियां एवं संग्रहकर्ता, चरवाहे एवं कृषक एक गैर औद्योगिक सभ्यताएं। ठीक है, आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार जैसे शिकारी टोलियां एवं संग्रहकर्ता, चरवाहे एवं कृषक एवं गैर औद्योगिक सभ्यताएं, आधुनिक काल से पहले। ओके, और आधुनिक समाजों के प्रकार जैसे औद्योगिकृत समाज। तो ये इस तरीके से 2 वर्गों में बांट सकते हैं, उदाहरण के रूप में समझाया आपको। ठीक है, इस प्रकार के क्रमिक विकास का दर्शन यह मानता था कि पश्चिमी संसार आवश्यक रूप से ज़्यादा प्रगतिशील एवं सभ्य था, गैर पश्चिमी समाज को अशिष्ट और कम विकसित समझा जाता था। भारतीय औपनिवेशिक अनुभव को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। भारतीय समाजशास्त्र में भी इसी तरह के तनाव को देखा जा सकता है। बहुत पीछे इतिहास में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय में जाइए और इसका बुद्धिजीवी तथा सिद्धांतवादी जवाब है।
शायद इसी पृष्ठभूमि के कारण ही भारतीय समाजशास्त्र खास तौर पर विचारशील रहा है और यही यही इसके व्यवहार में भी दिखता है। अगली पुस्तक समाज का बोध, जो कि क्लास 11 का ही एक विषय है, समाज का बोध। उसमें भी समाजशास्त्र के बारे में ही आपको बताया गया है। तो अभी फ़िलहाल हम समाजशास्त्र पार्ट 1, इसको बुक का नाम है ये समाजशास्त्र भाग 1, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आप कमेंट में कहते हैं तो मैं उस सब्जेक्ट को भी कवर कर दूंगा। वो भी पूरा समाजशास्त्र रिलेटेड, जैसे हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक, उसी के जैसा ये समाजशास्त्र है। तो भाग इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। तो ये अभी हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, पहले का भाग पार्ट 1 है ये, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? विचारशीलता यही इसके व्यवहार में भी दिखता है, ठीक। अगली पुस्तक समाज का बोध में आप भारतीय समाजशास्त्री विचार, उसके सरोकारों और उसके वास्तविक व्यवहार के बारे में विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि किस प्रकार, देखिए ये बता रहा है कि इस प्रकार क्रमिक विकास का दर्शन यही मानता है कि जो पश्चिमी समाज रहा है, यानी यूरोपवासी या जो यूरोपवासी लोग थे या यूरोपीय समाज जो था, वो एक्चुअली बहुत पहले विकसित हो गया। उसके समाज में उसका समाजीकरण बहुत काफ़ी पहले ही हो गया था। और भारत में जो समाजीकरण हुआ उसका रीजन कैसा था, वो औपनिवेशिक शासनकाल के हिसाब से हुआ। और जाहिर सी बात है कि औपनिवेशिक शासनकाल रहेगा तो उसका अलग ही कोई रूप निकल के आएगा सामने, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। तो हमारा किस प्रकार से समाजीकरण हुआ, हम लोगों ने क्या क्या समस्याएं झेलें, हम लोग क्या क्या, तो हम लोग के मनोभावना और बौद्धिक विकास काफ़ी अलग रहे होंगे समाजशास्त्रियों के हिसाब से, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। तो एक ये रूप भी हो गया वर्गीकृत करने का कि कौन से देश में औपनिवेशिक काल रहा, कौन से देश में नहीं रहा, या फिर कौन से देश पहले से ही समाजीकरण के रूप में हो गए थे या विकसित हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ डार्विन के बारे में बता रहा है, जो कि एक जीव विज्ञान थे, तो वैज्ञानिक थे। यहाँ बता रहे हैं डार्विन के जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्रीय विचारों पर दृढ़ प्रभाव था। समाज की प्रायः जीवित जैववाद से तुलना की जाती थी, ठीक है। समाज की प्रायः जीवित जैववाद से तुलना की जाती थी। इसके क्रमबद्ध विकास को चरणों में तलाशने के प्रयास किए जाते थे, जिनकी जैविकी तुलना जीवन से तुलना की जा सकती थी। समाज को व्यवस्था के भागों के रूप में देखने के तरीके ने, जिसमें प्रत्येक भाग एक खास कार्य निष्पादन में रत हो, सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार या स्कूल एवं संरचनाओं जैसे स्तरीकरण के अध्ययन को बहुत प्रभावित किया। इसकी चर्चा हमने यहाँ इसलिए की क्योंकि उन बौद्धिक विचारों का जिनकी शास्त्र की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका है, इससे गहरा संबंध है कि किस प्रकार समाजशास्त्र अनुभविक वास्तविकता का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, जो डार्विन का ये बात बता रहा है यहाँ पे, तो डार्विन जो एक जैव विज्ञान के बहुत विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने ही बताया था अपने बुक में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कि हमारा जो आदि मानव जो था, पहले एक बंदर था, वानर का रूप था, वो धीरे 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 क्रमिक विकास करते करते वो आज मनुष्य का रूप ले लिया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो समाज है, समाजीकरण को एक तरीके से जैववाद के रूप में जोड़कर देख रहे हैं कि हमारा समाज भी पहले काफ़ी मतलब ढीले स्तर पे रहा, बहुत ही लो स्तर पे, यही कहें कि असभ्य रहा। फिर धीरे 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 हम लोगों ने समाजीकरण को अपनाया और आज एक सुदृढ़ समाज व्यवस्था को स्थापित कर दिया। तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार डार्विन ने हर चीज़ को जीव विज्ञान से जोड़कर देखा है, ठीक है। उनकी भूमिका अपनी अलग थी, उनके विचार अपने अलग थे, और उन्होंने ये माना कि समाजशास्त्र की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका भी इसकी रही है, जयवाद की, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ज्ञानोदय एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 18वीं शताब्दी में चला। ज्ञानोदय दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं कि ज्ञान का उदय, यानी उस टाइम पे स्कूल कॉलेजेस की स्थापना करना, संस्थाओं की स्थापना करना, और बहुत सारी चीज़ें जो सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए उस सब की स्थापना करना। तो ये सब जो यूरोप में चल रहे थे वो 16-17वीं शताब्दी से ही चलने लगे थे। और 18वीं-19 शताब्दी में तो औद्योगिक क्रांति भी आ गई थी, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, आगे भी शायद इसमें बताए। हाँ, अंतिम वर्ष 18वीं शताब्दी में चला। कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। उस वक्त वैज्ञानिक जानकारी भी उन्नत अवस्था में थी, और साथ ही एक बढ़ता दृढ़ विश्वास यह भी था कि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों द्वारा मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों द्वारा मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है और करना भी चाहिए। उदाहरण, गरीब जो अभी तक एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती थी, उसे
सामाजिक समस्या के रूप में देखना आरंभ हुआ, जो कि मानवीय उपेक्षा अथवा शोषण का परिणाम है। इसलिए गरीबी को समझा जा सकता है और उसका निराकरण हो सकता है। इसके अध्ययन का एक तरीका यह था कि एक सामाजिक सर्वेक्षण किया जाए और यह इस विस्तार पर आधारित हो कि मानवीय प्रक्रियाओं को मापा जा सकता है और इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में चर्चा 5वें अध्याय में की जाएगी। तो हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे एक तरीके से बता रहा है कि जो हमारा गरीब तबका है, गरीब तबका तो जो क्या था, वो प्राकृतिक रूप से गरीब होता था। पहले जो लोग गरीब होते थे वो ऐसे नहीं गरीब होते थे कि पैसा कहीं लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए और बैंक करप्ट हो गए, दिवालिया हो गए और गरीब हो गए, ऐसा नहीं है। वो प्राकृतिक रूप से गरीब पैदा ही होते थे और गरीब रहते रहते गरीब में ही मर जाते थे। लेकिन आज का सामाजिकरण व्यवस्था इतना सुदृढ़ हो गया है दोस्तों कि आज कई सारे संस्थाएं चल रहे हैं जहाँ पर गरीबों को काफ़ी चीज़ें की मुहैया, मतलब काफ़ी चीज़ें जो मदद है वो दिया जा रहा है, जिससे समाज में उनका भी मुख्य धारा बना रहे, वो समाज से कट के न रहें, समाज की व्यवस्था को बनाए रखें वो। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से समझाया जा रहा है आपको कि आज जो है काफ़ी संस्थाएं और काफ़ी संस्थाओं की संरचनाएं ऐसी की जा रही हैं जिससे उन तबकों को भी समाज के मुख्य धारा में लाया जा सके, जिसके माध्यम से समाज सुदृढ़ होता है। ठीक है, और इसकी उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है। अगर ये लोग न रहें समाज में तो काफ़ी दिक्कतें भी हो जाती हैं, और अगर वो लोग कट के रहें तब तो और दिक्कत हो जाएंगी, क्योंकि अगर वो समाज से कट के रहेंगे तो उनके मन विचार मस्तिष्क में हमेशा दूषित बातें हमेशा चलेंगी, जिससे वो किसी भी कार्य को करने के लिए सोचेंगे नहीं और कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से समाज के लिए खतरा भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसे संस्थाएं बनाने जरूरी हैं। और इन संस्थाओं के बारे में आप 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, जो कि अभी हम लोग पहला भी कवर कर रहे हैं, तो 5वें में उसमें देखा जाएगा। प्रारंभिक आधुनिक काल के विचारक इस बात से सहमत थे कि ज्ञान में वृद्धि से सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान संभव है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, अगर उन लोगों को संस्थाओं द्वारा बौद्धिक विकास उनका नहीं किया जाएगा, उनका मतलब जरूरी सामान मुहैया नहीं कराया जाएगा, तो उन लोगों का क्या होगा, बौद्धिक विकास कम हो जाएगा। तो या तो वो दूषित काम में अपना समय बिताएंगे, या तो कुछ नहीं करेंगे, एक जगह पड़े रहेंगे। तो क्या है कि ज्ञान में वृद्धि बहुत ही आवश्यक है, जिसके माध्यम से सामाजिक बुराइयों का समाधान किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट कोंत 1789 से 1857, जिनको कि समाजशास्त्र का संस्थापक समझा जाता है, का विश्वास था कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा। ओके, तो ये था बौद्धिक विचार, कि बौद्धिक विचार के माध्यम से भी हम लोग समाज को सुदृढ़ और व्यवस्थित कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब समाज के वर्ग, जो भी वर्ग हैं, सब शैक्षिक या शिक्षित रहेंगे तो वो समाज भी सुरक्षित और स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, अब 7वां पॉइंट आता है भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। अब भौतिक मुद्दे कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आता है। औद्योगिक क्रांति एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित थी। औद्योगिक उत्पादन की उन्नति के पीछे यही पूंजीवादी व्यवस्था का एक प्रमुख शक्ति थी। पूंजीवाद में नई अभिवृत्ति एवं संस्थाएं सम्मिलित थीं। उद्यमी निश्चित और व्यवस्थित मुनाफे की आशा से प्रेरित थे। बाजारों ने उत्पादनकारी जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की और माल सेवाएं एवं श्रम वस्तुएं बन गई, जिनका निर्धारण तार्किक गणनाओं के द्वारा होता था। तो एक तरीके से समाजशास्त्र में क्या हुआ, भौतिक मुद्दे भी आ गए। औद्योगिकरण का आगमन हुआ। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन से क्या हुआ, उन्नति हुआ, समाज का उन्नति हुआ, पूंजीवाद व्यवस्था को बढ़ावा मिला। हाँ, और जब माल बिका तो उससे मुनाफा भी अधिक बढ़ा। तो ये सब क्या हो रहे हैं, सामाजिक स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं ये सब। तो भौतिक मुद्दे भी उतने ही कारगर सिद्ध हैं जितने कि बौद्धिक मुद्दे थे। जब बौद्धिक मुद्दे रहेंगे तो जाहिर सी बात है भौतिक मुद्दे भी आएंगे। भौतिक मुद्दे के माध्यम से समाज का स्तरीकरण उच्च होता है और सुदृढ़ होता है। ठीक है, नई अर्थव्यवस्था पहले वाली अर्थव्यवस्था से एकदम अलग थी। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। औद्योगिकरण द्वारा आया परिवर्तन कितना असरकारी था, इसे समझने के लिए हम औद्योगिकरण से पूर्व की इंग्लैंड की जिंदगी पर सरसरी नज़र डालते हैं। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का मुख्य पेशा खेती करना एवं कपड़ा, ये देखिए, कपड़ा बुनना था। अधिकांश लोग गांव में रहते थे। अपने भारतीय गांव की तरह वहां भी कृषि एवं भूस्वामी लोहार एवं चमड़ा श्रमिक जुलाहे एवं कुम्हार, चरवाहे और मद्य निर्माता थे। ठीक है, समाज छोटा था, यह स्तरीकृत था, अर्थात विभिन्न लोगों की परिस्थिति एवं उनकी वर्ग स्थिति स्पष्ट परिभाषित थी। सभी परंपरागत समाजों की तरह यह भी नज़दीकी आपसी व्यवहार की विशेषता रखता था। औद्योगिकरण के साथ ही सभी विशेषताएं बदल गईं। अब यहाँ पे बता रहा है कि
जो औद्योगिकरण यूरोप में स्टार्ट हुआ, तो उस समय पहले अगर स्टार्ट से पहले देखा जाए तो क्या स्थिति थी वहाँ की, तो जाहिर सी बात है वहाँ की भी स्थिति वही रही होगी जो भारत की थी। भारत में भी पहले ऐसा ही था, सब लोग अपना खेती करते थे, घर में जुलाहे रहते थे, कपड़ा बुनते थे, बेचते थे इधर उधर, बस इतना ही काम था। लेकिन औद्योगिकरण आने से काफ़ी चीज़ें बदल गई। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हुआ यूरोप में और इंग्लैंड में। ओके, सभी चीज़ें बदली, सभी चीज़ों की का परिभाषा बदला, और औद्योगिकरण आने से बहुत सारी चीज़ों में उन्नति भी आई। आइए देखें आगे क्या करें। नई व्यवस्था का एक प्रमुख मूल पक्ष था श्रम की प्रतिष्ठा कम होना, शिल्प संघ, गाँव एवं परिवार के सुरक्षित स्थानों से कार्य का अलग होना। तो दोस्तों नई व्यवस्था यानी औद्योगिकरण जब आया तो क्या हुआ कि श्रम जो था, श्रम वो कम हो गया, यानी मजदूरों की संख्या घटने लगी। ठीक है, मजदूरों की संख्या घटने लगी और मशीनों का कार्य बढ़ गया। तो प्रतिष्ठा कम होना, शिल्प संघ, गांव एवं परिवार सुरक्षित स्थानों से कार्य का अलग होना। और क्या हुआ, शहरीकरण का निर्माण होने लगा और गांव से लोग क्या हुए, हटने लगे। गांव से कार्य को खत्म किया जाने लगा, वहां पर शहर बसने लगा। रूढ़िवादी एवं परिवर्तनवादी दोनों ही तरह के चिंतक सामान्य श्रमिकों की परिस्थिति की गिरावट को देखकर भयभीत थे, परंतु कुशल कारीगरों की स्थिति अलग थी। अब उस टाइम पे क्या था, जो रूढ़िवादी थे, जो प्राचीन विचारों वाले थे, और परिवर्तनवादी दोनों जो क्या थे कि श्रमिक को लेकर बड़ी चिंतित है। अरे यार, इन लोगों का अब क्या होगा, ये लोग तो अब गरीब रह जाएंगे क्योंकि मशीन ने इनका जगह ले लिया है। लेकिन जो कुशल कर्मचारी थे, जो मतलब एक तरीके से स्किल्ड लेबर थे, जिनको कारीगरी आती थी, जो मतलब महारत हासिल था, वो लोग इसके बारे में चिंता नहीं होते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमें तो भैया रखा ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। नगरीय केंद्रों का विकास और विस्तार हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले शहर नहीं थे, लेकिन औद्योगिकरण से पहले उनका स्वरूप अलग था। औद्योगिक शहरों ने एक बिल्कुल नए नगरीय संसार को जन्म दिया। इसकी निशानी थी फैक्ट्रियों का धुआं और काली। नई औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भीड़ भाड़ वाली बस्तियां, गंदगी और सफाई का नितांत अभाव इसकी अन्य निशानियों में एक था। एक प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया। अब नगरीय केंद्रों का विकास हुआ तो जाहिर सी बात है वहाँ लोग आकर बसेंगे। लोग आकर बसेंगे तो जाहिर सी बात है अपशिष्ट पदार्थ वहाँ के निकलेंगे मानव द्वारा जो भी कुछ खाया पिया जाएगा उसे वहीं पर फेंका जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे खाएंगे तो चार जाकर गांव में फेंक कर आएंगे। तो होता क्या था कि जब वहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगी तो गंदगी और वहाँ की स्थिति और बिगड़ने लगी। बस्तियाँ गंदी होने लगी, सफाई का कोई मतलब वो नहीं था, अब हमेशा अभाव रहता था। ठीक है, और फैक्ट्रियाँ लग जाने से हमेशा धुआं निकलता था, तो पर्यावरण भी दूषित होने लगा। एक अब बोल रहा एक हिंदी फिल्म की गीत आगे दिया गया है। फिल्म CID 1956 का ये बॉलीवुड का मूवी है। शहरी जिंदगी भौतिक अनुभवों को चित्रण किया है। आपने सुना भी होगा इस गाने को, है दिल है जिंदगी में जीना यहाँ, है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के रे बॉम्बे मेरी जान। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सॉन्ग है। मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ फिर से। तो यहाँ पर उस गाने का वर्णन दिया गया है, भ्रमानुवाद। प्यारे दिल यहाँ ज़िंदगी मुश्किल है, अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस रास्ते पर जा रहे हो। मेरे प्यारे, यह मुंबई है, तुम्हें यहाँ बहुमंजिली इमारतें मिलेंगी, ट्रामे मिलेंगे, वाहन मिलेंगे, कारखाने मिलेंगे, इंसानियत भरे दिल को छोड़कर तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा। इंसानियत का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर जो भी करें उसका कोई मतलब नहीं है। शक्ति है या पैसा या चोरी का विश्वासघात है ये। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि जब नगरीकरण और शहरीकरण व्यवस्था आया तो लोग क्या हुए, एक दूसरे से कटने लगे। ठीक है, एक दूसरे से कटने लगे, लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ खत्म हो गई। अगर कोई मर रहा है तो अगले के पास टाइम ही नहीं है कि उसको जाकर देखे आखिर क्या हो गया उसके साथ। वो अपने काम में व्यस्त हैं, उनको फैक्ट्री आने में देरी हो रही है। तो बहुत सारी तमाम समस्याएं भी उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं था कि नगरीकरण शहरीकरण आने से सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ हो गया था, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें थी। शक्ति या पैसा या चोरी या विश्वासघात ही यहाँ चलता है। अमीर लोग गृह विहीन लोगों की आवारा व्यक्तियों की तरह हंसी उड़ाते हैं, लेकिन जब वह एक दूसरे के गले काटते हैं तब उसे व्यापार कहते हैं। यहाँ इस एक कार्य का कोई नाम यहाँ इस एक कार्य को कई नाम दिए गए हैं। तो बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि जो गरीब व्यक्ति हैं वो अमीरों द्वारा मतलब चिढ़ाए जाते हैं। अमीरों द्वारा वो चिढ़ाए जाते हैं, और जब वो एक दूसरे से बिजनेस करते हैं तो गला काट प्रतियोगिता करते हैं, तो उसको वो लोग क्या नाम देते हैं, बिजनेस, व्यापार का नाम देते हैं। तो एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था का दोनों रूप आपको समझा रहा है कि एक तरफ तो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब खुद में जब बिजनेस के लिए टक्कर करते हैं तो उसको व्यापार का नाम देते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी कारखानों के मशीनों द्वारा तैयार माल के आगमन से भारी तादाद में भारतीय
दस्तकार बर्बाद हो गए, क्योंकि अत्यधिक विकसित कारखानों में उनकी खपत नहीं हो सकती थी। इन बर्बाद दस्तकारों ने मुख्यतः जीवन निर्वाह के लिए खेती को अपना लिया। तो जाहिर सी बात है, जब औद्योगिक क्रांति आया, मशीनों की आगमन हुआ, तो श्रमिकों को बाहर किया जाने लगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक नया रास्ता अपनाया खेती का, जो पहले से वो करते आते थे। ठीक, कारखाना और इसके यांत्रिक श्रम विभाजन को अक्सर किसानों, दस्तकारों साथ ही साथ परिवार और स्थानीय समुदायों को जानबूझकर खत्म करने की कोशिश के रूप में देखा जाता। कारखाने का एक आर्थिक कठोर नियंत्रण के रूप में देखा गया। कारखाने को एक आर्थिक कठोर नियंत्रण के रूप में देखा गया, जो अभी तक बैरकों और जेलों तक था। कुछ के अनुसार जैसे मार्क्स कारखाना दमनकारी था, फिर भी काफ़ी हद तक स्वतंत्रता की गुंजाइश थी। यहाँ श्रमिकों ने बेहतर जिंदगी हेतु सामूहिक कार्यप्रणाली एवं संगठित प्रयास दोनों चीज़ें सीखी। तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में क्या हुआ कि कारखानों का जो उत्पत्ति हुआ, तो उसने तो काफ़ी दिक्कत पहुँचाया ही, लेकिन साथ ही साथ श्रमिकों को दिक्कत ये पहुँचाया कि लोगों का जो कार्य था या जो श्रमिक थे, उनको तो एक तरीके से उनको हटाने लगा। तो काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी सिखाया कि कैसे संगठित रहकर सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है, कैसे संगठित होकर कार्य किया जा सकता है। तो ये उनको कुछ सीखने को मिला, समाज में रहने का एक तरीके से फ़ायदा ये भी हुआ। नए समाजों के उभरने का एक और संकेतक था। घड़ी के अनुसार समय का महत्व, जो सामाजिक संगठन का आधार भी था। इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष वह तरीका था जिसके अनुसार 18वीं और 19वीं शताब्दी में खेतिहर और औद्योगिक मजदूरों की बढ़ती संख्या ने तेजी से घड़ी और कैलेंडर के अनुसार अपने को ढालना शुरू किया, जो आधुनिक समय से पूर्व के काम के तरीके से एकदम भिन्न था। औद्योगिक पूंजीवाद के विकास से पहले काम के लय, दिन के उजाले और जी तोड़ परिश्रम के बीच आराम या सामाजिक कर्तव्यों के आधार पर तय होती थी। कारखाने के उत्पादन ने श्रम को समकालिक बना दिया। इससे समय की पाबंदी, एक तरह की स्थिर रफ्तार, कार्य करने के निश्चित घंटे और हफ्ते के दिन निर्धारित हो गए। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब श्रमिक कार्य करते थे, अपना जी तोड़ परिश्रम करते थे, तो क्या होता था कि उस टाइम कोई टाइम वगैरह फिक्स नहीं रहता था कि किसको कितना काम करना है। काम के हिसाब से वो लोग काम करते थे। अगर दिन में 24 घंटा भी काम करना पड़े तो 24 घंटा उनको करना पड़ता था। ऐसा अगर कोई ऑर्डर मिल जाए तो उस टाइम फिक्स नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक तरीके से समय की पाबंदी लगाई गई और एक तरह की स्थिर रफ्तार, कार्य करने के निश्चित घंटे और हफ्ते के दिन निर्धारित हो गए। ठीक है, जिससे कि श्रमिकों के अंदर भी एक तरीके से रेस्ट की मतलब आराम करने का समय मिले और उत्पादक वृद्धि का भी प्रतिशत बढ़े। अगर आप लोग कोई कॉमर्स स्टूडेंट होगा तो वो पढ़ा होगा, हेनरी फेयोल का एक सिद्धांत आया था जिसने ये बताया था कि श्रमिकों को दिन भर में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए और उसके ऊपर काम करवाना एक कानून के अंतर्गत ला देना चाहिए। तो उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ किया था श्रमिकों के लिए, वो भी एक तरीके से अर्थशास्त्री ही थे। ठीक है, इसके अलावा घड़ी ने कार्य करने की अनिवार्यता पैदा कर दी। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए समय अब धन है, यह व्यतीत नहीं होता बल्कि खर्च हो जाता है। तो एक तरीके से ये समय की बात कर दिया कि समय के हिसाब से सभी कार्य होने लगे। समय के अनुसार लोग आते हैं, समय के अनुसार लोग जाते हैं। समय जिसको जितना मिलता है उतना ही कार्य वो करता था, उसके ऊपर जा कार्य नहीं करता था। और समय बर्बाद यानी धन बर्बाद, क्योंकि आपको 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करोगे तो आपको ये फिक्स रेट आपको पैसा मिलेगा। अगर आप उसमें से 6 घंटा करते हो तो आपको 6 घंटे का ही पैसा मिलेगा। तो एक तरीके से समय भी बांध दिया गया था, जैसा कि मैंने ऊपर पढ़ा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये ख़त्म हुआ। अब आपका 8वां आता है, हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए। ये एरिया हमें यूरोप के बारे में ही क्यों पढ़ना चाहिए, समाजशास्त्र के बारे में। तो मैं ऊपर बता दूं आपको कि देखो दोस्तों, कुछ भी हुआ यूरोप से ही शुरू हुआ। औपनिवेशिक काल या किसी के ऊपर देश पे आक्रमण करना यूरोप के वासी लोग ने ही स्टार्ट किया। वहीं पर सबसे पहले क्या कहते हैं, औद्योगिकरण की आरंभ हुआ, ज्ञानोदय वहीं से आरंभ हुआ। और भी तमाम चीज़ें जो थीं, राजनीतिक सत्ता पार्टी, ये सभी चीज़ें वहीं से स्टार्ट हुई हैं। तो ये जायज़ है कि समाजशास्त्र का आरंभ भी वहीं से हुआ रहा होगा और हमें इसीलिए पढ़ने की भी इसकी ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं क्या करा। समाजशास्त्र के अधिकांश मुद्दे एवं सरोकार भी उस समय की बात करते हैं जब यूरोपियन समाज 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के आगमन के कारण भयंकर रूप से परिवर्तन की चपेट में था। बहुत से मुद्दे जो उस समय प्राय उठते थे, उदाहरण के लिए नगरीकरण या कारखानों
के उत्पादन सभी आधुनिक समाजों के लिए प्रासंगिक थे। यद्यपि उनकी कुछ विशेषताएं थोड़ी अलग हो सकती थी, वास्तव में भारतीय समाज अपने औपनिवेशिक अतीत और अविश्वसनीय विविधता के कारण भिन्न है। तो दोस्तों यहाँ बता रहा है कि किस प्रकार 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब देश में बदलाव आते हैं तो समाज स्तर पर भी बदलाव आता है, तो वहाँ पे समाज शास्त्र का उत्पन्न होना जायज़ है। ओके, तो यही बता रहे हैं कि किस प्रकार वहाँ पर औद्योगिकरण आने से नगरीकरण और कारखानों का भी स्थापना हुआ। लेकिन जब भारत की बात होती है तो भारत में यहाँ बता रहा है कि यद्यपि उनकी कुछ विशेषताएं थोड़ी अलग सी थी। क्यों? क्योंकि वास्तव में भारतीय समाज अपने औपनिवेशिक अतीत और अविश्वसनीय विविधता कारण भिन्न है। तो क्योंकि भारत में औपनिवेशिक काल रहा और भारत की विविधता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर समाजशास्त्र का क्या था, गठन कुछ अलग तरीके से था। भारत का समाजशास्त्र इसको दर्शाता है, यानी भारत का समाजशास्त्र कैसे दर्शाता है, औपनिवेशिक काल के और विविधता के कारण इसका समाजशास्त्र अलग होता है। ओके, अब क्या कहता है, यदि ऐसा है तो उस समय के यूरोप पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जाए। मान लेते हैं चलो औपनिवेशिक काल था, औद्योगिकरण हुआ और समाजशास्त्र का उदय हुआ, तो हम उन पर ही, यूरोप पर ही ध्यान क्यों केंद्रित किए करें, और कोई जगह से क्यों नहीं हम केंद्रित कर सकते हैं। तो जवाब में कह रहा है कि वहाँ से शुरुआत करना क्यों प्रासंगिक है। तो जवाब बोल रहा है, जवाब अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि भारतीय होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेजी पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के इतिहास से गहरे जुड़ा हुआ है। पश्चिम में पूंजीवाद विश्वव्यापी स्तर पा गया था। नीचे बॉक्स में दिया गया उद्धरण ये दर्शाता है। तो यहाँ पे भारत के लिए बोल रहा है कि भारत की जो समाजशास्त्र व्यवस्था है वो अलग क्यों है। तो बोल रहा है कि इसीलिए है क्योंकि औपनिवेशिक काल पहले आया और भारत में विविधता भी काफ़ी उस टाइम ज़्यादा थी, और हमारे जो ब्रिटिश आकर जो हम लोग पर शासन किए, वो पहले से ही पूंजीवाद और औद्योगिकरण से वो सब गुजर चुके थे, इसलिए उनको यहाँ पर शासन करना और आसान हो गया। और इन्हीं की वजह से हमारा जो समाजशास्त्र जो हमारे समाजशास्त्र का उद्भव हुआ वो थोड़ा भिन्न हुआ, थोड़ा अलग हुआ। नीचे बॉक्स में एक बता रहा है कि किस प्रकार भारत के लोगों को किस प्रकार गाड़ी में भरकर दूसरे देशों में ले जाकर उनसे काम कराया जाता था, श्रमिकों को बेचा जाता था। तो कितने ज़्यादा श्रमिकों को बेचे गए हैं, कितने दास बनाए गए हैं, तो इस सब के बारे में बताया गया है। आप इस पर यहाँ पर पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। पूंजीवाद और इसके द्वारा वैश्विक तौर पर समाजों का असमान रूपांतर। तो चलिए आइए आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। खत्म है कि क्या बोल रहे हैं, नीचे बॉक्स में दिया गया उद्धरण यह दर्शाता है कि किस प्रकार पश्चिमी पूंजीवाद ने दो छोरों पर संसार को प्रभावित किया था। आर.के. लक्ष्मण द्वारा प्रस्तुत मॉरिशस का यात्रा वितरण हमें बीते हुए औपनिवेशिक और वैश्विक अतीत की याद दिलाता है। तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ अफ्रीकी और चीनी, बिहारी और डच, पारसी और तमिल, अरबी, फारसी और अंग्रेज सब एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते हैं। उदाहरण के लिए एक तमिल जिसका भ्रामक सा दक्षिण भारतीय चेहरा था और एक लुभावना सा नाम भी था, राधा कृष्ण गोविंदन, सचमुच मद्रास से था। मैंने उससे तमिल में बात की, उसने मुझे फ्रेंच मिश्रित टूटी फूटी इंग्लिश में कठिनाई से जवाब देकर आश्चर्यचकित कर दिया। श्रीमान गोविंदन को तमिल का ज्ञान बिल्कुल नहीं है और उनकी जिह्वा ने तमिल का उच्चारण करना शताब्दियों से पहले बंद कर दिया था। अब दोस्तों ये तमिल के होने के बावजूद तमिल नहीं बोल पा रहे हैं, इसका रीज़न यही था कि औपनिवेशिक शासनकाल आने की वजह से वहाँ की जो भाषाएं थी, वहाँ का जो सामाजिक रवैया था, वहाँ का जो रहन सहन था, वो सब बदलने लगा था। तो लोग अपनी भाषा को बोलें कि औपनिवेशिक काल के शासन की भाषा को बोलें, उसमें कन्फ्यूज होकर वो रह गए और अपनी भाषा को भी नहीं सीख पाए। तो उनका एक तरीके से उदाहरण दिया जा रहा है कि किस प्रकार वो टूटी फूटी फ्रेंच इंग्लिश भी बोला और तमिल भी पूरी तरीके से नहीं बोल पाया। तो इससे भी समाज पर थोड़ा प्रभाव पड़ा। ओके, अब आता है भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। देखिए, भारत में समाजशास्त्र का विकास, उपनिवेशवाद आधुनिक पूंजीवाद एवं औद्योगिकरण का आवश्यक हिस्सा था। इसलिए पश्चिमी समाजशास्त्रियों का पूंजीवाद एवं आधुनिक समाज के अन्य पक्षों पर लिखित दस्तावेज भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए सर्वथा प्रासंगिक है। फिर भी जब हम शहरीकरण के संदर्भ में देखते हैं, उपनिवेशवाद में यह तथ्य निहित है कि आवश्यक नहीं है कि औद्योगिकरण का असर भारत में उतना ही था जितना पश्चिम में, ठीक है। अब भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे होगा, तो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि जो औपनिवेशिक शासन काल था उनके यहाँ पर तो ऑलरेडी पूंजीवाद और औद्योगिकरण तो उत्पन्न हो चुका था, और जब वो पश्चिम से जब यहाँ पर आए व्यापार करने के लिए, तो यहाँ का जो समाज था वो इस तरीके से विकसित नहीं हुआ था।
तो उन्होंने आकर अपना सभी चीज़ें थोपना शुरू कर दिया। थोपने से क्या हुआ कि यहाँ के जो भारत में रह रहे सामाजिक जो व्यवस्था थी, जो यहाँ की व्यवस्था थी, वो परिवर्तन करने लगी। और फिर क्या हुआ, शहरीकरण और ये सब यहाँ पर भी होना प्रारंभ हो गया। तो ये भारत में समाजशास्त्र का इस तरीके से विकास हुआ। तो कुल मिलाकर आप लबोलुआब ये कह सकते हो कि जब यूरोपीय साम्राज्य जब भारत में आए और उन्होंने अपना शासन स्थापित करने लगा, तो भारत में क्या हुआ कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको बदला, और नगरीकरण और शहरीकरण और कारखानों के माध्यम से यहाँ भारत का समाजशास्त्र का नींव रखा। ओके, लेकिन क्या कहते हैं कि औद्योगिकरण का असर भारत में उतना ही था जितना पश्चिम में। कार्ल मार्क्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को लेकर की गई टिप्पणियों से असमानता उजागर होती है। तो देखिए, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि भारत जो पिछली काफ़ी समय से विश्व की एक महान कपास उत्पादन कार्यशाला थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब इंग्लिश धागों और सूती सामान से भरा पड़ा था। इसके अपने उत्पादन को इंग्लैंड से बाहर निकालकर अथवा अत्यंत निर्मम शर्तों पर स्वीकार करके अंग्रेजों उत्पादकों को उनके उत्पादन पर केवल थोड़ा और नाम मात्र शुल्क लगाकर भारी मात्रा में यहाँ लाकर स्वदेशी वस्त्र उद्योग में बर्बाद कर दिया गया था, जो कभी यहाँ की शान हुआ करता। अब यहाँ कपास का उदाहरण देके कार्ल मार्क्स बता रहे हैं कि किस प्रकार भारत का सामाजिक व्यवस्था इतना सुदृढ़ था कि यूरोपीय कंपनी आकर यहाँ पर क्या किए, भारत में औद्योगिकरण स्थापित कर दिए, कारखाने स्थापित कर दिए। ठीक है, कारखाने स्थापित करने से क्या हुआ कि यहीं पर उनके माल उनसे लेते थे, कच्चे माल, और यहीं पे बनाते थे, बनाकर इन्हीं को बेचते थे। तो क्या हुआ, भारत जब एक समय पर सुदृढ़ राष्ट्र था तो उस टाइम इसका लेन देन काफ़ी होता था। लेकिन जब इनके आ जाने से क्या हुआ, पूरी तरह से इनके ऊपर कब्जा कर लिया और इनके ही माल इनको काफ़ी ऊंचे दाम पर बेचने लगा। तो एक तरीके से ये दिखाता है कि किस प्रकार इन्होंने अपने औद्योगिकरण और पूंजीवाद व्यवस्था को यहाँ पर थोपा और यहाँ के सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया। ओके, ये कार्ल मार्क्स का एक तरीके से विचार है, और वाकई में ये सत्य भी है, आप सभी जानते हैं। भारत में समाजशास्त्र को भारतीय समाज के बारे में पश्चिमी लेखकों द्वारा लिखित दस्तावेजों और विचारों से भी जूझना पड़ता था। दस्तावेजों और विचारों से, कौन से? पश्चिमी लेखकों द्वारा, ठीक है, जो हमेशा सही नहीं होते थे। ये विचार अंग्रेज औपनिवेशिक अधिकारियों और पश्चिमी विद्वानों दोनों द्वारा व्यक्त किए गए थे। उनमें से बहुतों के लिए भारतीय समाज पाश्चात्य समाज एकदम विपरीत था। अब यहाँ बता रहा है कि भारत में जो समाजशास्त्र को भारतीय समाज के बारे में जो पश्चिमी लेखक लिखते थे, यानी यूरोपीय लेखक जो थे, वो भारत के सामाजिक व्यवस्था के बारे में लिखते थे। तो क्या लिखते थे? वो हमेशा अपने पक्ष में लिखते थे कि हम लोगों ने यहाँ पे ये स्थापित कर दिया, हमने ये बनवा दिया, हमने ये कर दिया। ठीक है, तो वो अपने बारे में ही हमेशा लिखते थे और कभी भी सही नहीं लिखते थे। वो बस खाली वही लिखते थे जो भारतीय जनता को पसंद है, और वो किस पर राज कर रहे हैं, कौन से टैक्स कर बढ़ा रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती थी। पश्चिमी विद्वानों द्वारा दोनों व्यक्त किए गए, उनमें से बहुत के लिए भारतीय समाज पाश्चात्य समाज के एकदम विपरीत था, यानी कि जैसा था वैसा नहीं था, वो अपने मन मुताबिक बातें लिखते थे। हम यहाँ केवल एक उदाहरण देते हैं कि एक भारतीय गांव को किस तरह से समझा गया और अपरिवर्तनीय रूप से चित्रित किया गया। तो देखिए क्या है, समकालीन व विक्टोरिया कालीन विकास के विचारों से सहमति रखते हुए पाश्चात्य लेखकों ने भारतीय गांव को अवशेष के रूप में देखा, जिसे समाज की शैशवावस्था कहा गया था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के भारत में यूरोपियन समाजों का अतीत देखा। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि समकालीन और विक्टोरिया कालीन विकास के विचार सामने रखते हुए, तो जो लेखक थे वो विक्टोरिया समकालीन के विचारों पर, मतलब एक ये आप समझ लो कि इसमें उन्होंने जब 19वीं शताब्दी में भारत को देखा ना, तो उन्होंने एक अपने यूरोप को समझ लो एकदम यूरोपीय समाजों का अतीत मतलब प्राचीन, यानी रोमन साम्राज्य जैसा रहा था उस तरीके से 19वीं शताब्दी में भारत को देखा उन्होंने उस अवस्था में। अब आप सोच सकते हो कि इनकी मानसिकता कैसी रही होगी उस टाइम पे ये किस तरीके से क्या लेकर आए थे कि वहाँ पर जब वो पहुँचे तो उनको 19वीं शताब्दी में या सन 1800 के बाद भी भारत में वो स्थिति उनको देखने को मिली जो यूरोप में रोमन साम्राज्य यानी करीब 6वीं 7वीं शताब्दी में इनको देखने को मिलती थी। तो ये तो हाल था। औपनिवेशिक विरासत वाले देशों जैसे भारत में एक दूसरा साक्ष्य यह था कि यहाँ समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में प्रायः अंतर किया जाता था। एक स्तरीय पाश्चात्य पाठ्य पुस्तक में समाजशास्त्र की परिभाषा है कि मानव समूहों और समाजों का अध्ययन जिसमें औद्योगिकृत विश्व के विश्लेषण पर पर्याप्त बल दिया गया है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि समाजशास्त्र का एक दूसरा साक्ष्य जिसमें समाजशास्त्र की परिभाषा बताया गया है और सामाजिक मनोविज्ञान में अंतर किया गया है। समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान में अंतर किया गया है।
और क्या बताया, समाजशास्त्र का परिभाषा दिया गया है कि मानव समूहों और समाजों का अध्ययन जिसमें औद्योगिकृत विश्व के विश्लेषण को पर्याप्त बल दिया गया है। तो समाजशास्त्र की परिभाषा में कहा गया कि जहाँ पर मानव का समूह हो और समाजों का अध्ययन जहाँ पे किया जाता हो और जिसमें औद्योगिकृत विश्व की समानता भी शामिल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। फिर सामाजिक मानव विज्ञान की एक स्तरीय पाश्चात्य परिभाषा इस प्रकार होगी, गैर पश्चिमी साधारण समाजों अर्थात दूसरी संस्कृतियों का अध्ययन। भारत में किस्सा सर्वथा अलग है। एम एन श्रीनिवास इसका खाका इस प्रकार खींचते हैं, भारत जैसे देश में इसके आकार और विभिन्नता के चलते क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, पंथ संबंधी, सजातीय तथा ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच में असंख्य दूसरे हैं। ऐसी संस्कृति और समाज में जैसा कि भारत में है, दूसरे में आमना सामना वास्तव में आसपास या पड़ोस में ही हो जाता है। तो ये इनका मत था कि किस प्रकार भारत में इतनी सारी विविधताएं हैं क्षेत्रीय स्तर पे, भाषाई स्तर पे, धर्म स्तर पे, कि यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे यूरोप से इस्लाम यानी इस्लामी कंट्री में जाओगे, ईरान वगैरह, तो आप वहाँ देखोगे कि अंग्रेज रहे हैं और अंग्रेज से आप तुरंत मुस्लिम से मिलोगे। लेकिन आप भारत में जब जाओगे तो वहाँ पे आपको पड़ोस में ही ये सब देखने को मिल जाएगा। अभी बगल में आप गए तो अब्दुल का घर आ गया, उसके बगल में गए तो किसी फर्नांडिस का घर आ गया, उसके बगल में गए तो किसी और का घर आ गया। तो भारत में ये सब विविधताएँ काफ़ी ज़्यादा हैं और यही रीज़न है कि यहाँ का जो सामाजिकरण है काफ़ी अलग और विस्तृत करता है। तो इनका ये अपना मत था जो इन्होंने बताया। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। भारत में इससे भी आगे सामाजिक मानव विज्ञान, जिसमें पहले आदमी लोगों के अध्ययन ने स्थल रखा था, धीरे धीरे बदलकर किसानों, सजाती समूहों, सामाजिक वर्गों, प्राचीन सभ्यताओं के विभिन्न पक्षों और विशेषताओं एवं आधुनिक औद्योगिक समाजों के अध्ययन पर आ गया था। भारत में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मनोविज्ञान के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है, जो कि बहुत सारे पाश्चात्य देशों में इन दोनों विषयों की एक विशेषता के रूप में मौजूद है। शायद भारत में पाई जाने वाली आधुनिक एवं ग्रामीण और महानगरीय और परंपरागत अति विभिन्नता ही इसकी वजह है। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में जो समाजशास्त्र और मानव विज्ञान है वो दोनों को अंतर नहीं किया जाता है, दोनों को एक मान के चला जाता है। रीज़न यही है कि भारत में इतने सारे विविधताएँ हैं कि आप किस किस पहलू को कौन कौन से भाग में रखोगे। यही रीजन है कि दोनों में कोई समानता, कोई असमानता नहीं व्यक्त किया जाता और इसे एक समान मानकर चला जाता है। लेकिन अगर जब आप विदेशों में देखोगे तो इन दोनों को अलग अलग माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर किसी खास धर्म, किसी खास धर्म जाति के लोग ही वहाँ रहते हैं, जाति विभिन्नताएँ वहाँ पर नहीं पाई जाती। यही रीजन है कि वहाँ पर समाजशास्त्र और मानव विज्ञान दोनों अलग पाएंगे, लेकिन भारत में आप हमेशा दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे, दोनों को एक ही मानेंगे। अब हमारा आता है भाग 10वां, जो कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसके संबंध को दर्शाता है। ओके, तो दोस्तों देखते हैं हेडिंग नंबर 10 क्या कहता है, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसके संबंध। ठीक है, समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह एक दुकानदार और ग्राहक के बीच, एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच, दो मित्रों के बीच अथवा परिवार के सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। इसी प्रकार यह राष्ट्रीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी या जाति संघर्ष या राज्य की नीतियों का जनजातियों के वानिकी अधिकारों पर अधिकार के प्रभाव या ग्रामीण कर्जों को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है, अथवा वैश्विक सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे नए लचीले श्रम कानूनों का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का नौजवानों पर प्रभाव या विदेशी विश्वविद्यालय के आगमन के देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव की जांच कर सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र विषय इससे परिभाषित नहीं होता कि वह क्या अध्ययन करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस हेडिंग में यह जान रहे हैं कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों, इसका विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। क्षेत्र के रूप में इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि विषय कौन कौन से आते हैं। तो इसमें मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, ये सब इसके विषय क्षेत्र हैं। और ठीक है, अब इसमें क्या है, इन सब का एक दूसरे से संबंध भी है। जैसे एक दुकानदार का ग्राहक के बीच संबंध, एक अध्यापक का विद्यार्थी के बीच, दो मित्रों के बीच अथवा परिवार के सदस्यों के बीच अंतर विश्लेषण। ठीक है, उसी प्रकार राजनीतिक संबंध भी है इसमें कि अगर जो जनजाति हैं उनके रहने का सुविधा कहाँ पर हो। ठीक है, वैश्विक संबंध भी रहता है इसमें। जैसे कोई विश्वविद्यालय अगर अपना जैसे कोई
कोई किसी दूसरे देश का विश्वविद्यालय किसी अन्य देश में जाकर अपना विद्यालय खोलेगा तो वहाँ के समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा या वहाँ के समाज के स्तर कैसे प्रभावित होगा, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इनका विषय वस्तु हो गया। तो विषय वस्तु बहुत ही व्यापक है और आगे भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ ये बता रहा है कि समाजशास्त्र जो है इससे परिभाषित नहीं होता है कि वह क्या अध्ययन करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है कि वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है। तो वो क्या करता है ये मायने नहीं रखता, वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र या पर्टिकुलर विषय के बारे में कैसे अध्ययन करता है ये मायने रखता है। ओके दोस्तों, अब आगे देखिए क्या कहता है। ये फिगर है, इसमें बता रहा है, देखिए ये फैशन के रूप में बताया है, ये इतिहास के रूप में बता रहा है, ये सामाजिक जीवन के रूप में बता रहा है। ठीक है, तो यही फिर बोल रहा है चर्चा कीजिए कि इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, फैशन, कपड़ों, बाजारों और शहर की गलियों का अध्ययन कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए आगे इसके बारे में चर्चा पूरी तरह विस्तार में किया गया है। आइए देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक हिस्सा है जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान एवं इतिहास शामिल है। जैसा कि मैंने ऊपर चर्चा किया था दोस्तों कि समाजशास्त्र के विषय के अंतर्गत ये सभी विषय आते हैं जो कि एक विज्ञानों का समूह है। ठीक है, और ये समूह कौन कौन से हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विभाजन एकदम सुस्पष्ट नहीं है और सभी में कुछ हद तक साझी रुचियां, संकल्पनाएं और पद्धतियां हैं। तो दोस्तों ये जो सामाजिक विज्ञान में विभाजन जो है, मतलब सामाजिक विज्ञान के जो जितने विषय हैं सब एक दूसरे क्या है, जुड़े हुए हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जो इतिहास है और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि आप इतिहास में भी प्राचीन के बारे में अध्ययन करते हैं, राजा महाराजाओं के बारे में, और समाजशास्त्र भी वही अध्ययन करता है, लेकिन इसका एक रूप अलग रहता है कि ये प्राचीन में किस तरीके से लोग सामाजिकरण करते थे या किस तरीके से समाज की व्यवस्था को सुदृढ़ करते थे, और अभी कैसा चल रहा है। तो दे देकर समान ही रहते हैं दोनों। ठीक है, और सभी एक दूसरे के रूप में जुड़े हैं। अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं या अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो वो भी जुड़ा हुआ है। जब किसी और अर्थशास्त्री क्या करता है, समाज में जितने भी लेन देन हुए, ठीक है, उसके मुद्रा प्रवाह या जो भी है उसके हिसाब से अपना गणना करता है। तो कैसे करता है कि समाज में जितने वस्तुओं की आपूर्ति होगी उसी के हिसाब से करेगा ना, तो आखिर समाज तो बीच में आ ही गया। तो ले देकर सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये समझा जाना जरूरी है कि कुछ विषयों में पृथकता कुछ हद तक स्वैच्छिक है और इसका कठोरता से पालन नहीं होना चाहिए। यानी कि कुछ विषय में थोड़ा बहुत चेंजिंग है, ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे से मतलब पूरी तरह से मिले हुए हैं। हाँ, कुछ चेंजिंग है। जैसे मनोविज्ञान को देख लीजिए, मनोविज्ञान मनुष्य के चरित्र को या उसके व्यवहार को जो अध्ययन करता है, और ऐसे कई विज्ञान हैं जो ऐसे अलग अलग अध्ययन करते हैं, लेकिन ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इसका कठोरता से पालन नहीं करना चाहिए। इसके सेंस में ये कहना चाह रहा है कि आप इस पर ज़्यादा जोर मत दीजिए, बस हाँ इतना मान के चलिए कि थोड़े बहुत अंतर रहते हैं। अब इसको कठोरता से पालन न करना मतलब इसके ऊपर ज़्यादा ये न थोपिए कि नहीं ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या कहते हैं। सामाजिक विज्ञानों को अलग अलग करना अंतरों को अतिरंजित करना और समानताओं पर आवरण चढ़ाने जैसा होगा। यानी कि जो विज्ञान के इसके विषय हैं, समाज विज्ञान के विषय जितने हैं, विज्ञान के विषय जितने हैं, इतना मान लीजिए आप कि विज्ञान के जितने विषय हैं इन सभी को अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप इसको अलग करते हैं तो एक तरीके से आप इसे चादर उड़ाने जैसा काम करते हैं, यानी कि उसके मतलब कोई फायदा है नहीं। इससे भी बढ़कर नारी अधिकारवादी सिद्धांतों ने अंतः विषयक उपागम की अत्यधिक आवश्यकता को दिखाया है। उदाहरण के लिए एक राजनीतिक विज्ञानी या अर्थशास्त्री लिंगों की भूमिका और उनके राजनीति पर प्रभाव अथवा परिवार के समाजशास्त्र के बगैर अर्थव्यवस्था या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अध्ययन कैसे करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए उदाहरण के रूप में समझा रहा है कि जो अर्थशास्त्री है उसमें क्या होता है कि लिंगों की भूमिका बहुत ही मायने रखती है। उनमें क्या होता है, जैसे कि जो नारीवादी मतलब क्या हुआ, नारीवादी के सेंस में कह सकते हैं कि किसी समाज में नारियों की प्रभुता को समान रूप से देखा जाना, उनकी भागीदारी को समान रूप से देखा जाना। अगर आप किसी विशेष लिंग के बारे में अध्ययन करते हैं या उसके परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं तो वो एक तरीके से तो अन्याय है, पहली बात। और दूसरी बात, आपको जितने भी रिपोर्ट या अध्ययन करने के जितने भी परिणाम मिलेंगे वो सब गलत ही मिलेंगे। और यही रीजन है कि नारीवाद की आवश्यकता को यहाँ पर बात किया गया है कि इससे भी बढ़कर नारीवाद अधिकारवादी सिद्धांत अंतर विषयक उपागम की अत्यधिक आवश्यकता को दिखाया, यानी नारीवाद के उपागम को भी दिखाया ताकि दोनों लिंगों को समान रूप से
विश्लेषित किया जाए और अध्ययन किया जा सके। ठीक है, और इसमें एक उदाहरण देखकर है कि राजनीतिक पर भी क्या प्रभाव पड़ता है और परिवार पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब राजनीति में भी देख सकते हैं आप, महिलाओं की भागीदारी काफ़ी बढ़ चढ़कर मिल रही है, और परिवार में तो भागीदारी रहती ही महिलाओं की, उनके बिना परिवार चल नहीं सकता। तो ये एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि नारीवाद भी एक तरीके से विषय हो सकता है। जैसे आपने आर्थिक सामाजिक ये सब देखा, तो उसी तरह नारीवाद भी एक तरीके से विषय हो सकता है। ठीक है, अब करें समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। यहाँ से अब आपका शुरू हो जाता है विषय के बारे में। पहला है समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है, शास्त्रीय आर्थिक उपागम पूर्ण रूप से अधिक चरों के अंतर संबंधों का वर्णन करता है। कीमत, मांग एवं पूर्ति का संबंध, मुद्रा प्रवाह, आगत और निर्गत का अनुपात और इसी तरह अन्य। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अर्थशास्त्र के बारे में बता रहा है कि अर्थशास्त्र क्या काम करता है।